लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे हम तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर नीतू किरण भास्कर उपस्थित हैं। वो आज की फैकल्टी भी हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट भी हैं और फैकल्टी भी हैं। उन्होंने क्लासेस लिए हैं, आज भी उनका क्लास है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। डॉक्टर नीतू किरण भास्कर भी हमारी प्रमोटर ही है, वो फैकल्टी भी है, प्रमोटर भी हैं। हमारे बीच में सुधा पाठक जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, वो भी प्रमोटर हैं। हमारे बीच में प्रतिभा राज उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एक्सपर्ट्स के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान
ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा संकल्प है। और हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर नीतू किरण भास्कर का। और वो आज हम लोगों को परीक्षण 1 जो हमारा ट्रीटाइज, जो हमारा सेमेस्टर 3 का चैप्टर है, विषय है, उस पर थायराइड फंक्शन टेस्ट पहले बता चुकी हैं। आज वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो ओवर टू डॉक्टर नीतू किरण भास्कर, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। Yes, sir. Good evening, everyone, once again. Good evening, ma'am. Good evening, मैम। तो एंड मुझे नहीं लगता मैम बोलना चाहिए, मैं भी 4th सेमेस्टर की एक स्टूडेंट हूँ। आप पढ़ा रही तो मैम ही हुई ना हमारे। यस मैम, अभी के लिए तो आप मैम ही है। थैंक यू। बाद में एक सेमेस्टर के हो जाएंगे। गुड इवनिंग मैम। आपका म्यूट है, शायद आपका म्यूट है। यस सर, फाइन। आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पिरेटरी डिजीज। अब तक ये प्रशिक्षण में हमने यही पढ़ा कि हर टेस्ट से एक कंफर्मेशन मिलता है कि ह्यूमन में कौन सी डिजीज है। आज रेस्पिरेटरी से रिलेटिव है कि लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, या कुछ भी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है, और इसमें क्या क्या जांच करते हैं, क्यों करते हैं, और उसका क्या नॉर्मल रेंज क्या है। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कम है तो क्या है, या फिर क्या पाया जा रहा है तो उस कौन सी डिजीज होगी। तो सबसे पहले है स्पूटम एग्जामिनेशन, थूक की जांच। थूक अर्थात सलाइवा, किंतु यहाँ असली उद्देश्य यह है कि उस स्राव की जांच को श्वास नली ट्रैकिया को नम बनाए रखने के लिए रखता है, और खांसने पर फेफड़े, ब्रोंकाई एवं श्वास नली से बलगम के रूप में निकलते हैं। सलाइवा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी जब कोरोना भी हुआ था तो सारा जो टेस्ट होते थे वो हमारे सलाइवा से ही निकालते थे और नोट से किया जाता है। तो सलाइवा हमारे, और सलाइवा में ये भी पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में ही कुछ परसेंटेज तक हो जाता है। और ये हमें सलाइवा है जो फूड को एक सॉफ्टनेस देता है जिससे कि हम अंदर उसको निगल सकते हैं, और ये साथ में हमारे ट्रैकिया को मॉइस्ट भी करके रखता है। अगर ड्राई होगा तो हमें ज्यादा खांसी होगी, तो उसको मॉइस्ट करके रखता है। अतः स्पूटम की जांच श्वास नली, ब्रोंकाई तथा फेफड़े के इन्फ्लेम्ड होने पे ही करवाई जाती है। मतलब स्पूटम का जब चेक हो रहा है तो इन सारे चीजों का, मतलब ट्रैकिया का, ब्रोंकी का और लंग्स के कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका चेक करते हैं। खांसी आना कफ सहित या कफ रहित लक्षण स्वयं में श्वसन तंत्र का रोगग्रस्त होने का परिचायक है, किंतु थूक की जांच से श्वसन तंत्र की ट्यूबरकुलोसिस, नीमोकोकस एवं डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की मौजूदगी रोग का निदान करने में सहायक होते हैं। जो भी हमें कफ होता है तो कभी कभी बलगम के साथ होता है, कभी ड्राई कफ होता है, तो उससे स्पूटम का चेक करके पता चलता है कि क्या ट्यूबरकुलोसिस है या निमोनिया है। निमोनिया होता है नीमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, या डिप्थीरिया है। तो इन सारे बैक्टीरियाज का पता सलाइवा का टेस्ट करके मालूम हो जाता है।
इसी बलगम में श्वसन तंत्र के कार्सिनोमा की कोशिकाओं की भी पहचान की जाती है। इसका विस्तृत परीक्षण अध्याय के अंत में दिया जाता है। मतलब कैंसर टेस्ट करने के लिए भी इससे ही पता चलता है, मतलब कैंसर है या क्या है, कैसा कार्सिनोमा है, उसका चेक भी बलगम के टेस्ट से पता चलता है। तो सबसे कॉमन है एक्सरे चेस्ट का। श्वसन तंत्र के रोगों के निदान में एक्सरे चेस्ट अत्यंत सहायक परीक्षण होता है। सर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है ना? आ रही मतलब ऑप्टिमम है, कम नहीं है ना? नहीं, ठीक, कम नहीं है। ओके फाइन सर, थैंक यू। श्वसन तंत्र के रोग के निदान में एक्सरे चेस्ट अत्यंत सहायक परीक्षण होता है। सामान्यतः रेडियोलॉजिस्ट रोगी का एक्सरे करने से पूर्व मशीन में स्क्रीनिंग कर लेता है। श्वसन से संबंधित सभी अंगों, मूवमेंट तथा एक्सपेंशन, विशेषकर डायाफ्राम एवं फेफड़ों में मौजूद डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, हृदय एवं एओर्टा में पल्सेशन और अस्थि पिंजर का संकुचन व फैलना। जब हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कि छाती कितनी फैल रही है या डायफ्राम कितना फूल रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना एक्सपैंड हो रहा है, और पल्सेशन और ये जो हमारा अस्थि पंजर है उसका भी कितना फैलाव है। ये सबसे पता चलता है कि हमें कोई डिजीज है क्या। श्वसन तंत्र के अंग जो एक्सरे किए जाते हैं, छाती का अस्थि पिंजर, मध्य में स्थित ऊतकों, लिम्फ नोड्स, रक्त वाहिनों, नर्व्स तथा प्लूरा द्वारा दाएं बाएं हिस्सों में विभाजित है, जिसके केंद्र में श्वास नली, ट्रैकिया और उसके पीछे भोजन नली, इसोफेगस होते हैं। एक्सरे में सबसे अधिक उभरते अंग पसलियां, रिब्स, स्टेर्नम, ट्रेबिकुलर मार्किंग्स, हृदय एवं डायफ्राम दिखाई पड़ते हैं। एक्सरे में जो भी बोन्स का पार्ट होता है वो दिखाई देता है। तो एक्सरे करने से फ्रंट, यहाँ पे बताया गया कि फ्रंट में ट्रैकिया है और फ्रंट ट्रैकिया के जस्ट पीछे इसोफेगस होता है, जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट है। खाना मौत के बाद इसोफेगस से पेट में जाता है। तो जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें दिखाई देते हैं हमारे सारे रिब्स, बीच दोनों रिब्स के बीच में जो हार्ड बोन है दैट इज द स्टर्नम, और हमारे लंग्स दिखते हैं, हार्ट और डायफ्राम भी दिखाई पड़ता है। श्वसन नली का केंद्र में स्थित होना दर्शाता है कि दोनों फेफड़े वजन में बराबर है, मतलब इक्वल है। अगर श्वसन नली केंद्र में है तो इसका मतलब दोनों फेफड़े का वजन में बराबर है। एक फेफड़े का यदि एक लोब भी कोलैप्स हो गया है तो ट्रैकिया स्वस्थ फेफड़े की ओर झुक जाएगा, दैट इज नोन द शिफ्ट टुवर्ड्स द हेल्दी लंग्स। जो हमारे पास दो लंग्स है, तो जो लंग्स हेल्दी है उसकी तरफ है जो ट्रैकिया झुक जाता है, अगर एक खराब है तो, या समथिंग एबनॉर्मल है तो। डायाफ्राम में सामान्यतः दाहिना डोम बाएं से ऊंचा रहता है। बाएं डोम की सतह पे हृदय रखा हुआ है। स्क्रीनिंग में दाहिना डोम प्रत्येक श्वसन में 3 to 4.5 सेंटीमीटर उठता गिरता है। इसी प्रकार छाती का पिंजरा भी फूलता चिपकता है। एक्सरे द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों को 3 वर्गों में जांचा जाता है। जब एक्सरे होता है, जो डायाफ्राम हमारा है उसको 3 to 4.5 सेंटीमीटर ऊपर उठना और गिरना चाहिए। अगर इससे कम है या ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। पहला है ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोकेटाइसिस, ब्रोंकियल आस्मा एवं ब्रोंकियल कार्सिनोमा रोगों में मुख्यतः ब्रोंकी की आउटलाइन की कंटिन्यूटी जांची जाती है। इसके पश्चात लंग्स, एल्वेली का आकार एवं साइज विथ एयर अक्सर समान से अधिक फूली रहती है। अगर जब हम ट्रैकिया या ब्रोंकाइली का चेक करते हैं तो ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ जहां भी आइटिस लगता है, इसका मतलब वो वहां पे इन्फ्लेमेशन है, पेन है, रेडनेस है। तो जब, और इसका ब्रोंकिया का वो डिजीज है, तो जब ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकियोटाइसिस है या ब्रोंकियल आस्थमा भी है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, अगर ब्रोंकी का कैंसर है, तो ये सारे केसेस में ब्रोंकिया का जो आउटलाइन है उसकी कहीं ना कहीं मतलब वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा,
अगर ये सब बीमारी है तो। उसके बाद उसके एल्वियोली जो कि हमारा लंग्स का एक से मतलब सेल है, जैसे यूनिट ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज एल्वियोली, उसको भी देखते हैं। ट्रैकिया ब्रोंकियल की कोई से एक पार्ट है ब्रोंकाइटिस। आखिर ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, क्या है उसका डिटेल है। ट्रैकिया विभाजित होकर 2 ब्रोंकी में बढ़ जाता है, जो पुनः 11 बार विभाजित होकर लंग्स एल्वियोली तक पहुंचता है। मतलब मेन जो हमारा ट्रैकिया है वो गले से डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में जाता है, दोनों लंग्स में जाता है। उसके बाद वो दोनों सेपरेट सेपरेट लंग्स में 11 बार डिवाइड होते हैं और उसको एल्वियोली तक पहुंचता है। एक्सरे में ब्रोंकियाई एवं उसके जो भी शाखा विशाखाओं में इंडोथेलियल सतह तरंग की भांति उठती गिरती दिखाई पड़ती है एवं ल्यूमेन का डायमीटर सामान्य से कम होगा, तब उसे समझते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ एडिमा, इन्फ्लामेशन विथ एडिमा। इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ यहाँ पे रेड है, दर्द है, और एडिमा का मतलब वहां पे फुला हुआ है या फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो चुका है वहां पे। सेकेंड इज ब्रोंकियोटाइसिस। इस रोग में एक्सरे में ब्रोंकियल ल्यूमेन असामान्य रूप से अधिक मिलता है, मतलब जितना नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा है, तो इसमें ब्रोंकियल ल्यूमेन नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है। अतः ब्रोंकी का आकार सिलिंड्रिकल, फ्यूजिफॉर्म या सैकुलर मिलता है। इसका अधिकतर निम्न कारण है: पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियोनिमोनिया, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। इसके फैलने के कारण रोगी को समान मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक्चुअली वहां पे ये सब डिजीज अगर है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी का मतलब ही है रिलेटेड विथ लंग्स। तो अगर लंग्स का टीबी है या ब्रोंकियल निमोनिया है, मतलब उसमें निमोकोकस बैक्टीरिया है पाया गया है, या कैंसर है उसका, तो क्योंकि उसका जो एबनॉर्मल है, तो वो जितना हवा होना चाहिए नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो बार बार सांस लेता है और वो फैल भी जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उस इंसान को ब्रोंकियोटाइसिस है। थर्ड इज द ब्रोंकियल आस्थमा। यह दशा एपिसोड्स में आती है जिस समय आस्थमा का अटैक आता है। रोगी की ब्रोंकियल स्पैज्म के कारण उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है और म्यूकोसल सिक्रीशन एंड एडिमा दशा को चिंताजनक बना देता है। इस अटैक के आते रहने के कारण एक्सरे में लंग्स एल्वियोली फैले मिलते हैं और इन्हें एल्वियोली में सिक्रीशन भी भरा मिलता है, मतलब वहां पे फ्लूइड्स रहते हैं ब्रोंकियल आस्थमा में, और ल्यूमेन है जो बहुत नैरो हो जाता है। उसका स्पाज्म, रोगी के ब्रोंकियल संकुचन के कारण उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है और तब वो स्थिति नॉर्मल से ज्यादा खराब है, इसीलिए चिंताजनक हो जाता है। फोर्थ इज द ब्रोंकियल कार्सिनोमा, मतलब अगर ब्रोंकियल में कैंसर है तो यह रोग ब्रोंकस के ल्यूमेन के अवरुद्ध करते रहता है, जिससे वायु एल्वियोली तक पहुंच नहीं पाती है। एक्सरे में उपरोक्त वर्णित सभी परिवर्तन मिलते हैं। एक्सरे से पता चलता है कि लंग्स में हवा नहीं जा रहा है, एल्वियोली तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अब तक ब्रोंकियल आस्थमा तक क्या हुआ था कि बहुत ही नैरो हो जाता है, तो हवा कम मिलता है। लेकिन कार्सिनोमा के केस में वहां पे बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, तो एल्वियोली तक एयर पहुंच ही नहीं पाता है। ब्रोंकोस्कोपी द्वारा ब्रोंकी परीक्षण ब्रोंकियल कार्सिनोमा के रोगी में सर्जरी की सहायता किया जाता है। एक्चुअली जो भी स्कोपी होता है वो सब कैंसर के टेस्ट के लिए मोस्टली किया जाता है। तो जब देखते हैं कि ल्यूमेन बिल्कुल ब्लॉक है, तब एक डॉट होता है कि शायद कैंसर होगा, तब उसका ब्रोंकोस्कोपी होता है, तब उसको सही से पता चलता है कि कैंसर किस स्टेज तक है और क्या है। ब्रोंकियोग्राफी द्वारा संपूर्ण श्वसन तंत्र की हवा के आने जाने के मार्ग में कहीं अविरुद्ध तो नहीं है जानने हेतु संस्तुत किया जाता है। संस्तुत ये एक टेस्ट का नाम है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट का नाम है, उसी तरह से ब्रोंकोग्राफी है, जिसे
रेस्पिरेशन तंत्र के मार्ग में कितना अवरुद्ध हो रहा है, ऐसे जानने के लिए ब्रोंकोग्राफी किया जाता है। सेकेंड डिजीज है डिजीज ऑफ लंग्स टिश्यूज, कंजेशन, एडिमा, कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स, फाइब्रोसिस, इफिसीमा। उपरोक्त सभी नाम रोगग्रस्त फेफड़ों की स्थिति का बयान करते हैं। ये कुछ जैसे कंजेशन है, सबको समझ में आता है कि लंग्स में बलगम है जो जिसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। एडिमा का मतलब है कि फ्लूइड का वहां पे अकुमुलेशन हो गया है। फिर कंसोलिडेशन, कैविलेटेशन, कोलैप्स होना, लंग्स से कोलैप्स हो जाता है। फाइब्रोसिस, वहां पे मास हो जाता है, एक्स्ट्रा मास हो जाता है। इफिसीमा, ये सब है जो लंग से रिलेटेड डिजीज का नाम है। कंजेशन में क्या है, अर्थात कम स्थान में अधिक होना। कंजेशन का मतलब ये होता है कि कम जगह पे है और वहां पे ज्यादा कुछ बढ़ गया, जिसकी वजह से कंजेशन है, तो एयर ठीक से वहां पे क्रॉस नहीं करता। वायु के अलावा तरल से भी आच्छादित, इन्फ्लेटेड, अतः आदान प्रदान हेतु कम वायु उपलब्ध होता है। एक्चुअली एल्वेली है तो अच्छा स्पेस है, तो एयर का एक्सचेंज होता है। एल्वेली में क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ब्लड से CO2 जाता है और जो हमने नाक से एयर लिया है, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर वो ब्लड में चला जाता है और अपना CO2 है वो एल्वेओली को दे देता है, और फिर हम वो जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वो निकल जाता है। क्योंकि हमारे नाक को नहीं पता, कोई रिसेप्टर नहीं है कि मुझे ऑक्सीजन ही लेना है। जो भी एयर है हम उसको रिसीव करते हैं। ये काम है जो हीमोग्लोबिन करता है कि ऑक्सीजन को वो अपने साथ वाइंड अप करता है। तो एल्वेओली में अगर वहां पे स्पेस कम मिल रहा है, मतलब कम ही स्पेस में कुछ और वहां पे या फ्लूइड हो गया है, या मास हो जाता है, या वो एडिमा हो गया है, तो ऑक्सीजन और CO2 का सही रूप से एक्सचेंज नहीं होता है, तो उसको हम कंजेशन बोलते हैं। ये एक इन्फ्लामेटरी स्थिति है जिसमें एल्वेओली की एपिथेलियम स्राव देने लगती है। जो एल्वेओली है, एपिथेलियम का मतलब होता है आउटर लेयर, तो उसका जो आउटर टिश्यू है वो उससे सिक्रीशन होने लगता है, और यहीं पे एपिथेलियम जब फूलकर एडिमा, स्राव, सोहाब, चिपकना, स्टिकी और ट्रांजिशियस बना देती है, उसे कंसोलिडेटेड दशा कहते हैं। कंजेशन तो सभी को समझ में आया कि लंग्स में जगह कम होने की वजह से एयर का ठीक से एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि एल्वेओली का जो आउटर टिश्यू है वो सिक्रीट होने लगता है, और सिक्रीट होने की वजह से एडिमा, तो ऑब्वियसली एडिमा का मतलब होता है उसको फूल जाना, और आइदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन भी। तो क्योंकि जब उसे सिक्रीट हो रहा है तो स्टिकी हो जाता है, चिपक जाता है, और जब चिपक जाएगा तो ऑब्वियसली उसका काम है फूलना और सिकुड़ना, तभी तो एक्सचेंज होगा। लेकिन वो चिपक जाने की वजह से फूल नहीं पाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्सिलिडेटेड। अतः एक्सरे फेफड़ों की समान बनावट, आर्किटेक्चर तौर पे ट्रेबिकुलर मार्किंग नहीं दिखाई पड़ती है, अपितु संपूर्ण लोब फेफड़ा छेद काला दिखाई पड़ता है। जब एक्सरे होता है तो जो नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता है, और उसमें दिखता है कि जो लोब है वो ब्लैक हो गया है, या उसमें ट्रांसलुसेंसी कम है, तब इस डिजीज का पता चलता है। थर्ड है कैविटेशन। उपरोक्त स्थितियों में यदि इलाज न मिला तो उचित रोग निदान न होने के कारण जब रोगाणु शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैसिली, तो फेफड़े के ऊतकों का भक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। एक्सरे में एक बड़ी या अनेक छोटी कैविटी साफ दिखाई पड़ती है। कैविटी के स्थान पे ऊतक की मोटाई कम होने के कारण कैविटी का क्षेत्र समान क्षेत्र की अपेक्षा कम होगा, धब्बे जैसा दिखता है। इसे अमीबिक एब्सेस की कैविटी में पस भरा रहता है। जब सभी लोग जानते हैं नॉर्मल डिजीज जब शुरू होता है, अगर वहां पे हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो थोड़ा और बढ़ता है,
फिर भी कंट्रोल नहीं किया तो और भी बढ़ता है। तो कैविटेशन का मतलब ये है कि लंग्स में जब एक्सरे से कैविटीज दिखते हैं, वो कैसे दिखता है? जब उसका नहीं इलाज हुआ तो बैक्टीरिया का नंबर्स बढ़ जाता है और वो उसी के टिश्यूज को खाना शुरू कर देते हैं, और जहां जहां पे वो टिश्यूज को खाते रहते हैं वहां पे छोटे छोटे कैविटीज बन जाते हैं और वो थिनिंग होने लगता है, क्योंकि वो टिश्यूज को खा रहे हैं तो उसका मोटाई घट जाता है। तो वो उसमें वो दिखता है एक धब्बे जैसा, कैविटी की तरह दिखता है, और कभी कभी उसमें पस भर जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। दैट इज नोन एज कैविटेशन। नेक्स्ट इज कोलैप्स, अर्थात गिर जाना। लंग्स एल्वेoli चिपक जाए, जो भी एल्वेoli है उसका वो एक बलून की तरह होता है, मतलब उसको फुला रहना है, फूलना है, सिकुड़ना है, तो उसमें इलास्टिसिटी भी है। और वहां पे अगर वो आपस में ही सब चिपक जाए तो ऑब्वियसली वो फूलेगा नहीं। तो लंग्स एल्वेoli चिपक जाए, एक फेफड़ा या एक फेफड़े का एक खंड, लोब, पिचक कर सूख जा झाड़ की भांति लटक जाता है। ये फेफड़ा निष्क्रिय रहता है और उस ओर अस्थि पिंजर एक्सरे में खाली दिखाई पड़ता है। ओके, कोलैप्स का मतलब हम समझते हैं कि जैसे हम हर सारे कोलैप्स को जानते हैं, एनएस कोलैप्स, यूट्रस कोलैप्स। तो कोलैप्स का मतलब वो गिर जाना होता है। तो लंग्स का जो एल्वेoli है चिपक जाने की वजह से वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं है, नॉर्मल स्थिति में नहीं है। ये एक पूरे लंग्स के एक पार्ट में हो सकता है, बट एक छोटे से पार्ट्स में भी होता है, एक लोब में भी दिखाई पड़ सकता है, और वो बिल्कुल ऐसे ड्राई ट्री की तरह लटक जाता है। तो वो एक्सरे में दिखाई पड़ता है और उसको हम निष्क्रिय फेफड़ा कहते हैं। नेक्स्ट इज अ फाइब्रोसिस, अर्थात इंजर्ड और इन्फेक्टेड फेफड़े के ऊतक अपनी भरी कोशिकाओं के स्थान पे नई कोशिकाएं पैदा कर पाने में अक्षम है, अतः उनका स्थान निष्क्रिय ऊतक ने ले ली है। एक्सरे में यही क्षेत्र समान कोशिकाओं के आकार में दिखाई पड़ने के कारण अनियमित संकुचन दिखाई पड़ता है। जब ये उसका और एक आगे का स्टेज हुआ, जब लंग्स है जो इन्फेक्टेड है या इंजुरी हुआ है, तो उसकी जो टिश्यूज हैं, जो जो टिश्यूज खत्म हो चुके हैं, वो उसकी जगह पे नए टिश्यू पैदा होना चाहिए। हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स रोज डाई होते हैं और रोज नए सेल्स बनते हैं, लेकिन जब नए सेल्स नहीं बनते तब हम उसको डीजेनरेशन बोलते हैं। मतलब सेल्स तो मर रहे हैं और नया नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा डिजीज है जिसकी वजह से ज्यादा सेल्स मर रहे हैं और बिल्कुल नया नहीं बन पाता है। तब वहाँ पे क्या टिश्यूज खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। तब हम जब एक्सरे करवाते हैं तो उसमें दिखता है कि अनियमित रहता है और संकुचन भी दिखाई पड़ता है, मतलब फुल फैल नहीं रहा है। तब उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि कुछ मास जैसा हो जाता है। तो मास जैसा हो गया तो वहां पे एक्सचेंज, अगेन एयर का एक्सचेंज नहीं होता है। इम्फीसेमा सॉरी इम्फीसेमा, अर्थात जो वायु एक बार एल्वेoli में प्रवेश कर गई है, वह एल्वेoli की संकुचन क्षमता को समाप्त हो जाने के कारण वहीं ट्रैप हो गई है। प्रत्येक इंस्पिरेशन में हवा की मात्रा बढ़ने के कारण एल्वेoli समान से अधिक फैल जाती है। इस प्रकार एल्वेoli में गैसों के आदान प्रदान हेतु नई वायु का प्रवेश नहीं हो पाता है। एक्सरे में फेफड़ों की एल्वेoli बृहत आकार की दिखाई पड़ती है, उसे हम इम्फीसेमा बोलते हैं। इसमें एल्वेoli में उसका इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है, मतलब वो उसका फैलना और सिकुड़ना खत्म हो जाता है। तो जो एयर पहले गया है वो वहीं पे ट्रैप हो गया है, मतलब उसको बाहर निकलना चाहिए और नया एयर अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो ट्रैप हो गया है। इंस्पायरेशन का मतलब हम जो ब्रीद इन करते हैं उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, और जो ब्रीद आउट करते हैं एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो जितना इंस्पिरेशन में हवा का मात्रा बढ़ जाता है, और एल्वेoli है जो अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा फैल जाता है, और वहां पे नए एयर्स का, मतलब जो भी एयर का आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं होता है। जब एक्सरे होता है तो ऐसे लंग्स में एल्वेoli है जो आकार में बड़ा दिखाई पड़ता है। थर्ड इज द डिजीज ऑफ प्लूरा। प्लूरा लंग्स के फ्लूइड को बोलते हैं, सॉरी लेयर्स को बोलते हैं। प्लूरा दो
परतों की सुरक्षा मेम्ब्रेन है। प्लूरा इज द outer membrane ऑफ लंग्स। सुरक्षा मेम्ब्रेन है जो दोनों फेफड़ों पे मढ़ी रहती है। दोनों परतों के मध्य पतली जगह प्लूरल कैविटी है, जिसमें परतों की स्रावित प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो एक्सरे में दिखाई नहीं पड़ता है। इस कॉमन रोग को प्लूरेसी बोलते हैं। प्लूरल इन्फ्यूजन एवं प्ल्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। प्लूरा होता है जो लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन है। वो दोनों लेयर्स के बीच में एक कैविटी होती है, उसको प्लूरल कैविटी बोला जाता है। उसमें सिक्रीशन होता है तो उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। दिस इज द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन तब उसमें है कि वो भरा दिखाई नहीं पड़ता है, तो प्लूरल फ्लूइड होना चाहिए जो नहीं रहता है, तब हम उसको प्लूरेसी बोलते हैं। और दूसरा डिजीज है प्लूरल इफ्यूजन, नेक्स्ट है न्यूमोथोरैक्स। ये सब डिजीज है जो प्लूरा की से रिलेटेड है। प्लूरेसी अर्थात प्लूरल परतों का संक्रमण, जिस परतों के मध्य का तरल कण सूखकर आपस में घर्षण करने से रोगी को वेदना होता है। अच्छी एक्सरे प्लेट में अनुभवी आंखें परतों की मोटाई के अनुमान लगा लेते हैं। प्लूरेसी यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों लेयर्स, जो लंग्स के दोनों लेयर्स थे जिसको कि हम प्लूरा बोल रहे थे, उसके बीच में एक कैविटी था और उसमें एक फ्लूइड था। लेकिन वो फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, वो या तो घट जाता है या बिल्कुल सूख जाता है। तो सूख जाने की वजह से वो दोनों ही लेयर्स में घर्षण होता है। तो ऑब्वियसली जब दो लेयर में घर्षण होगा तो पेन होगा। जैसे नी में जब साइनोवियल फ्लूइड घट जाता है तो वहां पे भी दो बोन्स जॉइंट्स के बीच में घर्षण होता है और पेन होता है। तो सेम ऐसे ही तो लंग्स में पेन शुरू हो जाता है। और जब हम ऐसा एक्सरे करते हैं तो उसमें जो एक्सरे करने वाले लोग हैं वो उसके थिकनेस का पता लगा लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन अर्थात संक्रमित प्लूरल परतें अत्यधिक स्राव पैदा कर प्लूरल कैविटी में सामान्य से अधिक स्राव भर देती है। इस दशा में अत्यधिक तरल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स पसलियों एवं डायफ्राम के मिलने से बना एंगल में तरल दिखाई पड़ता है। वहां पे है जो प्लूरेसी में बिल्कुल ड्राई हो जाता है या घट जाता है, और यहाँ पे अत्यधिक क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है तो ज्यादा सिक्रीट होता है। एंड तो जितना नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा होता है और अत्यधिक तरल है, उसको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स कहते हैं। कहाँ पे जो डायफ्राम से मिलकर और हमारे पसलियों से बनता है, तो वहां पे तरल है जो अस्तर दिखाई पड़ता है, जो कि नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तब दिखाई पड़ता है तो हम उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। निमोथोरैक्स अर्थात प्लूरल कैविटी में हवा जब इम्फीसीमा रोगी में कोई एल्वेली अधिक फैलकर फट जाती है, उस मार्ग में हवा प्लूरल कैविटी में जमा होने लगती है। इस स्थिति को एक्सरे में परतों के मध्य सामान्य से अधिक स्पेस देखकर अनुमान लग जाता है। निमोथोरैक्स क्या होता है? जो प्लूरल कैविटी है, जो हम देखें कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है वहां पे हवा हो जाता है और कुछ एल्वियोली है जो बहुत ज्यादा वो फैल गई है, जिसकी वजह से वो फट जाती है और फट जाने से उसमें प्लूरल कैविटी में जमा होने लगती है। उस मार्ग में हवा प्लूरल कैविटी में जमा होती है, जहाँ पे फ्लूइड होना चाहिए वहां पे हवा जमा हो जाती है। और ऐसे में जब एक्सरे होता है तो उसके बीच में ज्यादा जगह दिखाई पड़ता है, तब हम उसको निमोथोरैक्स बोलते हैं। निमो का मतलब ही होता है लंग्स से रिलेटेड एंड थोरैक्स का मतलब हमारा चेस्ट रीजन। प्लूरल बायोप्सी प्लूरा के रोगों को पहचानने हेतु संतुति किया जाता है। विशेषतया रिकमेंडेशन है। ओके, विशेषतः संक्रमण का प्रकार जानने हेतु यदि प्लूरल फ्लूइड निकल सकता है तो पहले उसी का रासायनिक एवं माइक्रोस्कोपिक अध्ययन द्वारा रोग निदान होता है।
मतलब अगर वो प्लूरल फ्लूइड बाहर आता है तो उसे उसका बायोप्सी किया जाता है और उससे फिर कैंसर का क्या स्टेज है, कैसा कैंसर है, उससे उसका पता चलता है। उसका अध्ययन होता है केमिकली और माइक्रोस्कोप के द्वारा। अभी निम्नलिखित है डिजीज ऑफ डायाफ्राम्स, डायाफ्राम से रिलेटेड डिजीज। उसमें है हिकअप्स, अर्थात डायाफ्राम के स्पामोडिक कॉन्ट्रैक्शंस जो स्वस्थ अवस्था में फ्रेनिक नर्व्स के स्टिमुलेट होने पे होता है। अन्यथा ब्रेन स्टेम का संक्रमण, डायाफ्राम का संक्रमण, पेरिटोनियम का संक्रमण तथा यूरेमिया जैसी दशाओं में होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में डायाफ्राम के स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन देखे जाते हैं। नॉर्मल हिकअप्स भी होता है जिसका रीजन यहाँ पे बताया गया फ्रेनिक नर्व के स्टिमुलेट होने के कारण होता है। अन्यथा ब्रेन स्टेम का संक्रमण है, नहीं तो फिर ब्रेन स्टेम का इन्फेक्शन है और डायाफ्राम का इन्फेक्शन है, पेरिटोनियम का इन्फेक्शन है, यूरेमिया है, तो इन स्थिति में ज्यादा होता है। तो जब हम इसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो डायाफ्राम के स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन उसका पता चलता है। सेकेंड है पैरालिसिस ऑफ डायाफ्राम, अर्थात फ्रेनिक नर्व का निष्क्रिय होना। स्क्रीनिंग में यह दशा पैराडॉक्सियल मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम अर्थात इरेगुलर से पहचान ली जाती है, मतलब जो नॉर्मल है उससे ज्यादा या कम होता है। रोगी को खांसने के लिए कहा जाता है और डायाफ्राम को जब ऊपर उठना चाहिए तो वो नीचे गिर जाता है और जब नीचे होना चाहिए तो ऊपर हो जाता है, मतलब उल्टा हो रहा है। नॉर्मली है जब डायफ्राम जब सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है, बाहर निकलता है, लेकिन वहां पे उल्टा होने लगता है। जब ऊपर उठना चाहिए तो नीचे होता है, नीचे होना चाहिए तो ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। और इसका रीजन है कि फ्रेनिक नर्व है जो इनएक्टिव हो गया है, इसीलिए उसके ऊपर ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा है। सामान्यतः इंस्पिरेशन में डायफ्राम बल्ज या एक्सपायरेशन में डिसेंड होता है। सॉरी, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम है जो बड़ा होता है, फूलता है और वो नीचे आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है और डायफ्राम ऊपर जाता है। लेकिन जब पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, छोड़ते हैं तो नीचे हो जाता है। नेक्स्ट पेज सर। जी बहुत बढ़िया। और किसी को कोई चीज अच्छा, बताएं ओवर उसको। यस, ये खत्म हो गई है। ये सब खत्म हो गया है ना, ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाला खत्म हो गया। नहीं है भी है, अच्छा है आगे शायद। यस जी भैया, अभी थोड़ा सा रह गया है ना ये यस ये तो है। थोड़ा सा नीचे, यस सर। स्पुटम एग्जामिनेशन। हम्म, थूक क्या है? थूक अभी मुख से उत्सर्ज होने वाला स्राव है जो निम्न दो स्रोतों से बनता है। एक है स्लाइवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड जो कि 50 to 75%, जो भी हमारा थूक है उसका जो फॉर्मेशन है 50 to 75% है जो स्लाइवा से आ रहा है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। और हमारे माउथ में 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। सेकेंड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो है म्यूकस फ्रॉम द म्यूकस सेल्स located in epithelium of the oral cavity and upper respiratory tract, pharynx, larynx and trachea. ओरल कैविटी से मतलब जो इपिथेलियम सेल है, ऑटर सेल्स होता है ओरल कैविटी का, ट्रैकिया का, लैरिंग्स का, फेरिंग्स का, वो सबसे जो म्यूकस होता है उससे 25% to 50%, तो ये इससे बनता है थूक। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में थूक की मात्रा आवश्यकता अनुसार ही बनती है। थूक का कार्य है मुख गुहा ओरल कैविटी में श्वसन अंगों को नम बनाए रखना, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब ये जो एरिया है मॉइस्ट होना चाहिए। अतः स्वस्थ व्यक्ति को थूकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मतलब जब भी कोई इंसान स्पुटम निकाल रहा है इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है। नॉर्मली उसका काम है कि हमारे माउथ ओरल कैविटी को, ट्रैकिया को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को वो मॉइस्ट रखता है। लेकिन जब ज्यादा बन जाता है तो हम उसे बाहर निकालते हैं, और स्पेशली देखते हैं जब विंड अटैक, कोल्ड अटैक होता है तो स्पुटम ज्यादा बनता है। असामान्य दशाओं में थूक की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को थूक निकालना पड़ता है
या बाहर उत्सर्ज कर देता है। ऐसी दशाएं अधिकतर मुख या श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। थूक परीक्षण हेतु रोगी को 24 घंटे के लिए घर या अस्पताल में लेटकर बैठाना आवश्यक है। रोगी को ढक्कनदार एक कंटेनर दिया जाता है ताकि जब भी थूकना हो तो वो उसी में थूके। मतलब उसके अमाउंट का कि कितना ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा किया जाता है। आइदर वो हॉस्पिटल में है तो भी उसको दिया जाता है, और घर में है तो भी उसको एक ऐसा कंटेनर दिया जाता है जो कि बंद है, ताकि उसमें किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बाहर से कुछ अटैक ना हो। इसलिए एक बंद कंटेनर दिया जाता है और व्यक्ति उसी में करता है, तो उसका सही से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का थूक रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होना चाहिए, पारदर्शी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एवं झागदार होता है। वह थूक ऑर्डरलेस तथा जल से अधिक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला होता है। नॉर्मल क्या होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें थोड़ा फोम झाग बनता है। ऑर्डरलेस होता है, मतलब उसमें कोई भी गंध नहीं होना चाहिए और उसका जो ग्रेविटी है वो वाटर से ज्यादा होना चाहिए। रोगियों में थूक की मात्रा रोग के प्रकार एवं रोग की सीवियरिटी पे निर्भर करता है। उसके थूक को जांच करके पता चल जाता है कि इसको कौन सी डिजीज है और वो किस लेवल तक पहुंचा है। 24 घंटे का एकत्र किया हुआ थूक निम्न स्तर पे जांचा जाता है, नेकेड आई इंस्पेक्शन सॉरी, और उस थूक को माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि नेकेड आई से डॉक्टर देखते हैं। और उसमें क्या क्या है वो नीचे है। पहला, वॉल्यूम। अत्यधिक कॉपियस जैसे कि ब्रोंकाइटिस या पल्मोनरी पस, सामान्यता से थोड़ा अधिक जैसे ब्रोंकाइटिस। अगर वॉल्यूम में ज्यादा है, अत्यधिक कॉपियस है, तब उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है। पल्मोनरी पस भी हो सकता है उसमें, सामान्यता से थोड़ा अधिक। हिंदी में अधिक लिखा है और इंग्लिश में यहाँ पे स्कैंटी लिखा है। स्कैंटी मतलब कम होता है, तो एग्जैक्टली क्या है, एक सेकेंड मैं इंग्लिश की बुक से इसको कंफर्म करती हूँ। हाईली कॉपियस है द ब्रोंकाइटिस पल्मोनरी पस स्कैंटी इन, ये इंग्लिश बुक में सिर्फ स्कैंटी लिखा है। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है। ऑर्डर, अधिकतर गंधहीन, मतलब उसमें ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और ब्रोंक्यो ब्रोंकिएटेसिस एवं पल्मोनरी पस की स्थितियों में थूक दुर्गंध युक्त होता है। दुर्गंध युक्त होता है मतलब उसमें थोड़ा बैड स्मेल होता है, तब उसको समझा जाता है कि वो ब्रोंकियोटेसिस है। स्टेसिस का मतलब होता है कि जम जाना, मतलब स्टेटिस मतलब मोस्टली होता है ब्लड का जम जाना। तो ये ब्रोंकियोस्टेसिस है, वहां पे कोई जमा हुआ चीज है। इस स्थिति में जब उसका थूक है तब वो दुर्गंध, उसमें दुर्गंध होता है। कलर्स कैसे होता है, नॉर्मल में कलरलेस होता है, अभी ऊपर भी ये दिया हुआ था कि ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और झाग उसमें होता है और उसमें कोई भी ऑर्डर भी नहीं होता। लेकिन अगर ब्लैक है, ग्रे है, तो स्पूटम मिक्स्ड विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन, येलो और ग्रीन है, तो इसका मतलब उसको ब्रोंकियोटेसिस है, ब्रोंकियो निमोनिया है, लंग्स एब्सिस है। मतलब कि क्योंकि उसमें येलो कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है जो कि नॉर्मल से हटकर है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजीज है, तो ये सारे डिजीज का अनुमान लगाया जाता है। क्रीमी येलो है तो इसका मतलब एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। रस्टी है, रस्टी का मतलब जो जंग लग जाता है उस तरह से कलर निकल रहा है, तो उसको मतलब वो निमोनिया है। अम, रक्त रंजित, मतलब ब्लड निकल रहा है जिसकी स्पुटम से, तो हम समझते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। माइट्रल स्टेनोसिस भी है। पल्मोनरी एडिमा में वो वाटरी होता है। नेक्स्ट, अब टाइप्स यहाँ पे म्यूकोइड, जेली की भांति टफ
तथा स्टिकी होता है। मतलब नॉर्मल क्या है जो हमने देखा कि बिल्कुल वो मतलब वाटर से थोड़ा सा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, बट वो ट्रांसपेरेंट है और वाटरी है। लेकिन यहाँ पे जेली की बात है, जेली कैसे है, थोड़ा सा टाइट होता है, तो टफ भी है, स्टिकी भी है, कम मात्रा में है, कभी कभी वातावरण से कार्बन युक्त है। यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है। अगर ऐसा स्पुटम निकल रहा है जो कि टफ है, बड़ा स्टिकी है और जेली है, मतलब थोड़ा मोटा थिक है, तो इसका मतलब कि यह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है, जिसमें कई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है। मतलब ये भी सिम्टम्स है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। Like jelly tough sticky scanty symptoms with atmospheric carbon, it indicates chronic bronchitis without a secondary infection। अच्छा, मतलब उसको कोई भी secondary infection नहीं है, ये सिर्फ है कि उसको bronchitis हुआ है। पस या पुरुलेंट या यह स्पुटम ठीक होता है और अधिकतर पीला या हल्का हरा रंग लिए हुए होता है। यह स्टिकी स्वभाव का नहीं होता है। स्टिकी होता है तो अभी हमने पढ़ा कि वो ब्रोंकाइटिस है। यहाँ पे ये स्टिकी नहीं है, मोटा है, जेली तरह नहीं है, और ये पीला या हल्का हरा रंग का होता है। मतलब जैसा हमारा बाइल होता है येलो और ग्रीनिश येलो टाइप का, तो ऐसा अगर निकलता है वहां से अगर कंपेयर करेंगे म्यूकोइड से और इसमें, तो हमें याद जल्दी होगा कि उसमें जेली शेप का जेली जैसा था, टफ था, स्टिकी था, और यहाँ पे है जो स्टिकी नहीं है लेकिन थिक है और इसका कलर येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो है, तो और ये स्टिकी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, ब्रोंकियोस्टैसिस, ब्रोंकियोनिमोनिया, पल्मोनरी एब्सेस या इम्फीमा, ये ऐसे डिजीज इसमें हो सकते हैं। थर्ड इज अ म्यूकोपुरुलेंट। क्रीमी पीले रंग का यह स्पुटम देखने में जिलेटिनियस लगता है। यह श्वसन तंत्र में सक्रिय संक्रमण का घोतक है और ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। इसमें क्रीमी पीले, स्पेशली क्रीमी पीले जो चीज जैसा स्पुटम होता है और वो जिलेटेनियस है, तब उसमें पता चलता है कि वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। रक्त रंजित, मतलब स्पुटम में अगर ब्लड आता है तो ट्यूबरकुलोसिस का जो कि साइन है, नॉर्मली लोग भी समझते हैं कि अगर स्पुटम में ब्लड आ रहा है इसका मतलब टीबी हो गया है। केवल रक्त या स्पुटम मिक्स्ड विथ ब्लड, ब्राइट रेड कलर विथ फ्रोथ, यह स्वभाव इसे रक्त वमन हिमैटोसिस से अलग की पहचान करवाता है। इस दशा को हेमाटोसिस कहते हैं। इस दशा में निम्न रोगों की शंका उत्पन्न होती है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश बुक से यहाँ पे पढ़ती हूँ। ओनली ब्लड और स्पुटम मिक्स्ड विद ब्लड, या तो जो पेशेंट है या सिर्फ ब्लड निकालता है स्पुटम में, या स्पुटम में ब्लड मिक्स होता है, तो दोनों ही केसेस होते हैं। ब्राइट रेड कलर का होता है, बस ब्लड है जो एकदम फ्रेश आ रहा है, ब्राइट रेड कलर का है और उसमें थोड़ा फोमी फ्रोथ बनता है। इसे डिफरेंट फ्रॉम ब्लड वॉमिट आई नोन एज द हेमाटोसिस या। और इसका जो है तो क्या क्या इसमें हमें शंका करनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, तो फेफड़े से रिलेटिव है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियो ब्रोंकियोस्टैसिस, मतलब या तो वहां पे ब्लड का जमाव हो गया है या वहां पे पल्मोनरी बैक्टीरिया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब टीबी हो चुका है। अगर हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे देखें तो इसमें माइट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल्व होता है, तो स्टेनोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। अगर वो मिट्रल वॉल्व हार्ड हो गया है तो वो खुलेगा नहीं, तो ब्लड का ठीक से सर्कुलेशन नहीं होगा। मिट्रल वॉल्व जहां तक मुझे लगता है लेफ्ट, तो लेफ्ट वो लेफ्ट लेफ्ट या लेफ्ट में होता है, तो अगर वो ओपन नहीं होगा तो ऑर्टर से वेंट्रिकुलर में ब्लड नहीं जाएगा। अगर वो हार्ड हो चुका है तो इजीली ओपन नहीं होगा, तब भी वो देखा गया है कि ब्लड स्पुटम में आता है। एंड आयोटिक एन्यूरिज्म, हीमोस्टैसिस से मिला रक्त
सर्वदा दो गुण उसमें दिखाई देता है। पहला है कफ प्रीसीड्स हीमोस्टैसिस। सेकेंड है द ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर। जबकि रक्त वमन से प्राप्त रक्त एसिडिक होगा क्योंकि अमाशय से आया है। एक सेकेंड, मैं इसको भी इंग्लिश में पढ़ती हूँ। कर्व प्रोसीडिंग द ब्लड इन अल्कलाइन इन नेचर, ब्लड फ्रॉम वॉमिटिंग एसिड एज इट कम्स फ्रॉम स्टमक। ओके, अगर ब्लड हम जब वॉमिट करते हैं तो एसिडिक होना चाहिए। अगर वो पेट से आया है तो एसिडिक होगा, लेकिन इस कंडीशन में अल्कलाइन होता है क्योंकि वो पेट से नहीं आकर के वो हार्ट या लंग से आ रहा है। वाटरी, यह स्पुटम अधिकतर झागदार होगा और कभी इसमें रक्त की धारियां दिखाई पड़ सकती है। मतलब ये ठीक भी नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत कम, मतलब ये कैसे लगता है कि ब्लड थोड़ा सा एक धारी से आया है, बट ये स्पुटम है जो झागदार होता है और वाटरी होता है। क्योंकि खांसने से श्वसन नली की दीवारों की कोशिकाएं फट सकती है। अच्छा, ये खांसने की वजह से जो हमारा कैपिलरीज है वो कहीं फट गया, इसकी वजह से उसमें ब्लड आ जाते हैं, तो हमारे स्पुटम के साथ वो ब्लड दिखाई देता है। और ये किस केस में ऐसा होता है? एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, रप्चर्ड हाइडिएट सिस्ट ऑफ लंग्स। नेक्स्ट, एनार्की एंड कॉरी सॉस, ओके, अर्थात सेमी सॉलिड फंसता हुआ बलगम विदाउट म्यूकस। इनका रंग चॉकलेट या चॉकलेट हरा होगा। यह दशा अमीबिक लीवर एब्सिस के फटने पे डायाफ्राम के माध्यम से फेफड़ों तक द्वारा उत्सर्ज होता है। ऐसे रोगी में पेरिटोनाइसिस होने की संभावना रहती है। ये जो बलगम इससे निकलता है सेमी सॉलिड होता है, मतलब इसमें वाटरी ज्यादा नहीं है, सेमी सॉलिड रहता है और फंसता हुआ म्यूकस, विदाउट म्यूकस, इसमें म्यूकस नहीं रहता है और वो फंसता हुआ ठीक से बाहर नहीं आता, फंसता हुआ आता है। और इस बलगम का रंग चॉकलेट जैसा होता है, इस ब्राउन, और नहीं तो वो चॉकलेटी हरा दिखाई देता है। तब इसका पाया गया कि किस डिजीज को शो करता है। अमीबिक लीवर एब्सिस हो सकता है, मतलब लीवर में एमीबा का अटैक हुआ है, या डायफ्राम के माध्यम से फेफड़ों द्वारा उत्सर्ज होता है। एब्सिस से फटने पे डायफ्राम के माध्यम से फेफड़ों द्वारा उत्सर्ज करता है। ऐसे रोगी में पेरिटोनाइटिस, मतलब पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऐसा होने का नेक्स्ट चांसेस बनता है। दुर्गंधित स्पुटम, इंग्लिश में लिखा फेटिड स्पुटम। रोगी का कमरा, कपड़े एवं बिस्तर दुर्गंधित होते हैं। स्पुटम अधिकतर ग्रीनिश ब्लैक होती है और ये ऐसा जब होता है तो जो पेशेंट है उसका रूम तक स्मेल करता है, उसके कपड़े, उसके बेड सब स्मेल करते हैं और उसका स्पुटम का कलर होता है ग्रीनिश ब्लैक। तो ये किस रोग को दिखाता है? ब्रोंकियोस्टैसिस या गैंग्रीन ऑफ लंग्स में गैंग्रीन हो जाता है या ब्रोंकियोस्टैसिस है, इस चीज को वो शो करता है। नेक्स्ट इज द आस्थमेटिक स्पुटम, मतलब जब स्पुटम से पता चलता है कि आस्थमा है। ऐसे में क्या होता है? सामान्यतः रोगी को दिन भर बलगम की शिकायतें बनी रहती है, मतलब उसको दिन भर लगता है कि कफ को वो बाहर निकाले, किंतु अस्थमा का अटैक आने पर बिना बलगम निकले ही उसे राहत नहीं मिलती है। इसमें स्पुटम का प्रकार निम्न भांति होता है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द स्मॉल पेलेट्स लाइक बॉइल्ड सैगो, साबूदाना की तरह। सैगो साबूदाना जो होता है व्हाइट कलर का, जिससे केंद्र में अति रिफेक्टाइल म्यूकिनॉइड कोलाई विद थ्रेड्स ऑफ म्यूसिन रैपिंग होता है। सर इसको मैं इंग्लिश बुक से पढ़ती हूँ। asthmatic sputum. The sputum comes out only after asthmatic attack. It is like expectoration of the small pellets like the boiled sago. sago कैसे? वो जो साबूदाना को जब हम बॉयल करते हैं तो फूल जाता है, बीच में थोड़ा मोटा दिखता है, बाहर पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है, विथ
रिफ्रैक्टाइल म्यूसिनॉइड कॉइल विथ थ्रेड्स ऑफ द मच रैपिंग अराउंड, और उसके चारों तरफ ऐसे दिखता है कि थ्रेड है जो रैप किया हुआ है। इन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्पूटम, ल्यूसाइड्स eosinophil is seen with the mucus and charcoal laden crystals. Chemically, these spermine phosphate. स्पूटम में ल्यूकोसाइड्स म्यूकस के साथ मिलते हैं और क्रिस्टल लेडिन, केमिकली दीज आर स्पर्मीन फॉस्फेट, मतलब अगर उसका केमिकल नाम है स्पर्मीन फॉस्फेट, जो कि आस्थमा के स्पूटम को जब चेक करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है कि लगता है कि कोई बॉयल किया हुआ साबूदाना है और उसको चारों तरफ कुछ थ्रेड सा भी रैप किया हुआ है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। स्पूटम का स्लाइड पे स्मीयर बनाकर उसमें स्टेन कर लेते हैं। ये हम लोगों ने स्कूल में भी ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हम लोग ग्लास के ऊपर जो स्लाइड उसको बोला जाता है उसके ऊपर एग्जामिनेशन किया जाता है। इस प्रकार बैक्टीरिया का आकार, उसका टाइप और क्लास, जब हम उसको इस तरह से स्टेन करके देखते हैं तो उसका कौन सी बैक्टीरिया है, उसका शेप क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो सब पता चलता है। कुछ बैक्टीरिया अपने आकार से पहचान लिए जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस स्मॉल रॉड लाइक होता है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रॉड स्ट्रक्चर में होता है, मतलब लंबा होता है और छोटा रॉड जैसा। डिप्थीरिया बैक्टीरिया इस स्लाइटली कर्व्ड रॉड होता है, स्वेलन एट वन एंड, ड्रम स्टिक लाइक। ड्रम स्टिक कैसा होता है, जो ड्रम बजाते हैं, एक एंड पे थोड़ा सा राउंड होता है और दूसरा पतला होता है डंडे की तरह। तो अगर ऐसा है तो वो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया होता है। थर्ड इज द परटूसिस बैसिलिस, अ शॉर्ट थिक एंड ओवल रॉड। वो छोटा होता है, मोटा होता है और उसका जो रॉड्स है वो ओवल शेप का होता है। कुछ बैक्टीरिया विशेष स्टेनिन में ही पहचाने जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेन के कारण AFB स्टेन बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है और वो FB पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप से हमें पता चलता है कि वो बैक्टीरिया किस वर्ग का है, किस क्लास का है, और वो उसका साइज शेप से हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि वो उसको कौन सा बैक्टीरिया अटैक किया है। So it's done, no? हाँ खत्म हो गया शायद। Okay. Yes, sir. It is- थैंक यू मैम। Thank you so much. देखिए कितना हम लोगों ने ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, चैप्टर को, कितना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत सी चीजें जो हम लोग कहते हैं कि ये इसका रोग किताबों में, मानव शरीर विज्ञान वाली किताब में लिखा हुआ है, इसमें बहुत क्लैरिटी है और उससे पूरा आप समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या होना है उसमें। आगे तो हम लोग टेस्ट जो करेंगे, ट्रीटमेंट वो अलग चीज है, लेकिन मालूम तो हो जाए कि इसमें होना क्या है। किसी में फाइब्रोसिस है तो उसमें 4-5 रेट 3-6 स्टोन करेंगे, लेकिन जिसमें जल की मात्रा ही नहीं है तो उसमें जल बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ऐसे अपने प्रोटोकॉल्स जो है इसीलिए चेंज होते हैं कि इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन कैसे दूर किया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि मैडम ने बहुत बढ़िया से, देखिए 2 चीजें हैं, पढ़ना और दूसरों को बताना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो हम लोग ज्ञान, देखिए हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सारे जन्मजात डॉक्टर हैं, ऐसा तो है नहीं। हम लोग इसी से पढ़ रहे हैं, इसी को सीख रहे हैं, इसी को बता रहे हैं। तो ये किताब जो है मेरे दिमाग में आई थी कि इस किताब को कोई पढ़ता नहीं नॉर्मली, सब इसको छोड़ देते हैं, अपने जो मेन बुक है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। और ये किताब उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, मालूम हुआ कौन चीजें, बहुत सी चीजें नहीं समझ में आई पहली बार कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। तो हम लोगों के पास बहुत ट्रीटमेंट बहुत है। हम लोग को अगर हम लोग चाइनीज में करेंगे तो हमारे पास LU9 है, हमारे पास LU11 है, हमारे पास डॉक्टर वॉल का क्या कहते हैं, टेंसी है। लिम्फ जो है वेसल है उसका भी LY4, वो भी हमारे पास एक पॉइंट है।
लिम्फ वेसल 4 का। उधर क्या है, देखिए बहुत बढ़िया बात होनी चाहिए, जो डायफ्राम से होता है तो डायफ्राम का भी रोल है। तो डायफ्राम के रोल में हम लोग जिसे हम लोग देखते थे LU1 और LU13 दो पॉइंट है। इधर क्या है, UB17 और CV17 दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। तो इतने पॉइंट हमारे पास लंग्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए है, LU1, UB13, CV17, UB17, ये सब डायफ्राम के भी हो गए। उधर LU9 हो गया, LU11 भी हो गया एल्वलाइज के लिए, और उधर जो है LU10C। अब अगर नॉर्मली जो है पेरेंचाइमा, जैसे एक अभी शब्द आया है, पेरेंचाइमा माने कि जहां पर आप उसका जो मेन ल्यूमन है, जो मेन उसका कंटेंट है, वो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में कोई परिवर्तन होता है तो हम लोग पेरेंचाइमा की बात करते हैं कि जो उसका मेन सेल्स है वो डैमेज हो रहा है, तो वो पेरेंचाइमा, उसको डॉक्टर वॉल नहीं कहा पेरेंचाइमा। तो उसमें हम लोग अगर लेफ्ट है या राइट है तो हम लोग क्या करेंगे, LMM में दे देंगे, राइट MM या लेफ्ट MM, दोनों में से दे देंगे। और जीरो, नॉर्मली हम लोग जीरो माने हम लोग मानते हैं, आयुर्वेद में हम लोग जीरो मानते हैं कि जो ओरिजिनल है, तो जीरो हम लोग जीरो स्पाइरल में हम दे सकते हैं या जीरो मेरिडियन में दे दें, तो इसमें तो मेरिडियन ही आएगी। और इस मेरिडियन में हम लोग का पहला हमारे पास एक है 4, 5, 3, 6 स्टोन, ये हमारे पास क्या मानते हैं हम लोग, रामबाण। इससे एक स्टेप, एक थोड़ा डोज, हैवी डोज है 1, 4, 5, 3, 6, 8 टोन। तो जब कभी पेरेंचाइमल डिजीज हो तो उसमें हम लोगों को आयुर्वेद में LMM या RMM में हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं जीरो मेरिडियन में, यानी मेरिडियन ये रहेगी, जीरो मेरिडियन ये हुई, इस मेरिडियन में हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। और इसको वैसे जैसे हम लोग पूरा चक्र बनाते हैं वैसे 1, 4, 5, तो 1, 4 इधर आएगा, अंगूठे की तरफ आएगा, 1, 4 आएगा, Yes, sir. 1, 4, 5. 1, 4, तो 1, 4, 5 है, 1, 4, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 5 इधर आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, इधर आ जाएगा 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0, तो इस तरह आएगा। तो इसमें 4, 5, 1, 4, 5, 3, 6, 8, फिर 1, 4, 5, 8, 3, 6, 8 टोन, ये हम लोगों को देना चाहिए। इसके अलावा लंग्स के तमाम वो है जो आपका HB1 में है, आप HB1 में देखिए, उसमें लंग्स के पूरे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका कैसे, देखिए ट्रीटमेंट अलग है, 4, 5 ट्रीट करेंगे या बढ़ाएंगे, वायु बढ़ाएंगे, अग्नि बढ़ाएंगे, जल बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे। मान लीजिए आपको वहां पर वाटर नहीं है, तो हम लोग मानते हैं ना कि कोई सिक्रेशन कम हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो को क्या करेंगे, अगर कहीं दर्द हो रहा है तो 2 माने 2 सीडेट, तो 2 सीडेट हो जाएगा। और जल बढ़ाना है तो हमारे पास जल के लिए एक तो ही है 4 नंबर, तो अगर 2 को हम सीडेट करें, अगर हम 2 और 4 दोनों को ले सकते हैं तो हम दोनों को ले सकते हैं ठंडक बढ़ाने के लिए। एक जल की मात्रा होती है, एक ठंडक होती है। अगर शीतलता बढ़ाना है तो 2, 4 दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर जल बढ़ाना है तो जल के लिए तो केवल एक ही है, पानी बढ़ाना है तो पानी के लिए एक ही है, वो 4 है। लेकिन पेन घटाना है तो उसके लिए 2 सीडेट। दूसरा एक और अवधारणा आपको बता दें, 6, ये हम सेमेस्टर 4 में हम समझ लीजिए, 6, 7, 8 3 हमारी वो है, तो 6 भी हमारी नर्वस सिस्टम है, 7 भी नर्वस सिस्टम है, 8 भी नर्वस सिस्टम है, हम लोग जान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं ना। काल, दिशा, मन भी तुम्हारे ब्रेन में सब चली जाती है। तो हम लोग एक और उसकी चर्चा करते हैं, हम लोग 6 पर हम भी कहते हैं कि काल है या हमारा नर्वस सिस्टम है। एक और चीज है, सेंसरी नर्व हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रेन, तो सेंसरी नर्व दे आर 6, ठीक, जो सेंसरी नर्व है वो 6 है, 7 हमारी मोटर नर्व है और 8 हमारी मिक्स नर्व है, द कंसेप्ट वाइज। तो अगर कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचानी है तो 6 को रीड करना पड़ेगा। तो अगर पेन है, पेन क्या है, पेन सेंसरी नर्व होगा कि मोटर नर्व होगा, सेंसरी होगा ना, क्योंकि पेन यहाँ पर हुआ तो ये इंफॉर्मेशन गई, तो 6 रीड कर देंगे तो आप पेन नहीं होगा।
पेन कम महसूस होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही ब्रेन को नहीं दे रहा है ना। लेकिन अगर कोई मोटर नर्व की आवश्यकता हुई कि वहां से कोई संदेशा भेजना है और वो आप चाहते हैं कि वो संदेशा ना आए या संदेशा आए, तो उसमें आपको 7 की मदद लेनी पड़ेगी, 7 से 8 या 7 to, और 8 आपका दोनों के लिए है। 8 मन भी है, 8 मन भी है। मन क्या है? मन सर्वाधिक क्रियाशील भी है। इस लिहाज से भी हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक किसी के द्रव्य, गुण और कर्मों के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो 8 को कभी कभी मन भी मानिए सर्वाधिक क्रियाशील, इसलिए कभी 8 को टोन करते हैं तो हम ये नहीं करते, हम कहते हैं मन को टोन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इस सबसे अधिक एक्टिव हो जाए। नींद ना आने पर हम लोग 7 से 8 टोन क्यों करते हैं? हम लोग कहते हैं कि दिशा जो है वो मन को कंट्रोल कहीं करने लग रही है और बात नहीं मान रही है, तो दिशा उसको भरमा रही है। दिशा एक और रूप में समझिए, दिशा पराभौतिक वायु है। वायु हमारा 2 है, दिशा पराभौतिक वायु है। तो नींद न आने पर कभी कभी हम लोग प्रोटोकॉल जहां भी देना हो देंगे 2-7 सीडेट करते हैं ना, क्योंकि वायु और पराभौतिक वायु दोनों घट जाए, तो और 8 टोन करते हैं ताकि 8 शक्तिशाली हो जाए और वो कंट्रोल करने लगे, तो 8 फिर सोने लगेगा। दिशा घुमाएगी, फिर निगेटिव विचार ले जाएगी, वो कहीं फिर आप लोग पॉजिटिव नहीं आपको याद है, निगेटिव आएंगे तो उसमें आपको और जगाएगी। तो इसलिए 2-7 से 8 टून करते हैं, जो ये वो कंसेप्ट है। कहाँ करना है ये तो आपको मिल जाएगा, आपको बॉडी के हिसाब से करना है तो लंग्स में जो आ रहा हो नंबर 4 या 5 जो भी आ रहा वहां पे आप कर सकते हैं, 4-5 पे कर सकते हैं। बॉडी को वैसे करना 0-1 0-2 भी कर सकते हैं RLVM में, क्योंकि लंग्स दोनों तरफ है, तो 0 बीच में आया, 1 राइट में 1 आएगा, 2 में इधर आएगा, तो 0-1 0-2 में हम लोग करते नहीं, ट्रीटमेंट कर बढ़िया करते हैं। वो नीचे से लेकर ऊपर तक, आपके गोनैड से लेकर के ऊपर तक जितने भी होते हैं 0-1 0-2 RLVM पे हम लोग ट्रीटमेंट कितना देते हैं। वो वही कंसेप्ट है कि नीचे से ऊपर, वो लंग्स का भी ट्रीटमेंट है, लंग्स का भी है, ऊपर यहाँ चेहरे पर भी, यहाँ का भी ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। तो थैंक यू डॉक्टर नीतू। थैंक यू सो मच। तो अभी आपका बहुत सा रह गया है, एक सेमेस्टर 3 के 1-2 चैप्टर और रह गए हैं शायद ना, सेमेस्टर 3 के 1-2 चैप्टर और हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे 2 और 3 यूरिन और उसका स्टूल कार्ड वाला है, अगर कहीं कोई और ले ले तो फिर आपको 4th वाले भी देने हैं ना, आपको 4th वाले भी करने हैं। 4th वाला में चैप्टर 7 के चैप्टर के बाद 8, 9, 10, तो वो उसको आपको इस आपके सेमेस्टर में भी है और वो आपको और मदद कर अच्छा लगेगा, उसको पढ़ना है आपको एक बार, मतलब पढ़ने से अच्छा रहेगा। जो चीज सब्जेक्ट अधिक आती है उसको और पढ़ लेना चाहिए ताकि अधिक नंबर आए। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप भी पढ़ाना पड़ेगा, वो चलेगा हम लोगों का बाद। यूरिन एग्जामिनेशन एंड स्टूल फीकल एग्जामिनेशन तो शुरू के है ना, 2-3 रह गए हैं, तो हमारा खुद ही बहुत पीछे चला जा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी को मिल जाता है कोई और पढ़ा लेता है, 3rd सेमेस्टर कहीं कोई पढ़ा ले तो बहुत बढ़िया है। तो आपको फिर आगे चैप्टर आपके 2 चैप्टर कम हो जाएंगे, नहीं तो 8 से लेकर के 14 तक चैप्टर है इसमें, 5-6 चैप्टर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, जो भी होगा। ठीक, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम लोग इसको पूरा वीडियो को प्रचारित करेंगे, सबको बताएंगे, सो दैट कि सबको ये रहे कि हमारी इस विधा में हम क्यों ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं या आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं। मॉडर्न साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे उसके बेसिस पर हम समझ जाए कि हमारी बीमारी क्या है, हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना है, तो हमको आसानी हो जाएगी, इससे मदद मिलती है, हमको इसकी रिपोर्ट से मदद मिलती है। इसलिए और तब हम लोग अपने जो हमारे संस्थान का है उसका उद्देश्य, उसका मोटो, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको सार्थक कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम 2 मिनट के लिए हम लोग विराम देते हैं, फिर हम लोग शुरू।
सर इससे प्रोटोकॉल बनाने में बहुत मतलब सचमुच में हेल्पफुल है। मतलब रिपोर्ट्स को देखे वो एक अलग बात है, ऐसे भी बिल्कुल। पता चला कि ये हुआ है तो पता चला। अच्छा अभी जैसे मैं पढ़ रही थी, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी सर, कि प्लूरा के बीच में एयर मतलब है ही नहीं फ्लूइड, हाँ, तो वाटर बढ़ाना है, वहां पे ज्यादा हो गया है तो वाटर घटा दें और एयर भी बढ़ा दें ताकि ड्राई हो जाए। यस, एग्जैक्टली। और तो ये चीजें अगर पता हो एग्जैक्टली ये डिजीज क्या होता है तो बहुत अच्छा है, हमारा प्रोटोकॉल्स अच्छा से बनेगा और इफेक्टिव होगा। बिल्कुल 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 भाई, यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसे पढ़ने से ध्यान इसीलिए दिया गया कि हमने कहा कि उसको जरूर पढ़ाएंगे, देखो पढ़ता कोई नहीं है। अब अगर आप नहीं पढ़ाए हो तो जल्दी हम लोग भी नहीं पढ़ते। मतलब हमने जो है 2-4 चैप्टर पढ़े होंगे, सारे चैप्टर नहीं पढ़े फर्स्ट मतलब सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 4 में भी और कम पढ़ा। सेमेस्टर ये है कि सेमेस्टर 7 के बाद ऑनवर्ड्स वहाँ जो है वहाँ 60% जो क्वेश्चन आते थे इसी से आते थे, इसी बुक में। जो आगे बुक है बुक नंबर 2, उससे 60% आए। मतलब 30 नंबर का 30 जो क्वेश्चन थे 50 में वो इसी के थे। तो वहां लगा कि ये बहुत कितनी महत्वपूर्ण है, वहां इसी पे सब सारा वो था। तो फिर अगली बार मतलब 7th 8th में तो 7th में तो कम, 8th में तो हमने किताब को पूरा पढ़ा और बेटा मतलब पूरा एक ही चीज कि भाई इसको जान लेने तो यही इसी पे तो क्वेश्चन मतलब मार्क्स के लिए भी तो वो क्लैरिटी अच्छी रही। तो आगे चल के ठीक हुआ, लेकिन फिर भी ये सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। थैंक यू। सर मार्क्स की तो बात एक है, लेकिन प्रोटोकॉल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम डिजीज को अच्छे से समझेंगे तो प्रोटोकॉल हमारा बहुत इफेक्टिव बनेगा। हाँ, दोनों दृष्टिकोण मतलब हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम प्रोटोकॉल बना लें। अगर हम प्रोटोकॉल नहीं, वो पूछ भी इसीलिए रहे हैं कि अगर आप जान नहीं रहे हैं तो प्रोटोकॉल कब बनाएंगे। जी थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।